प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से हम सामाजिक विषय प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आइए वह टिप्स देखते हैं, वह सुझाव देते हैं आपको, जिससे आप अधिक से अधिक सामाजिक विज्ञान में अंक हासिल कर सकते हो। तो जो सबसे पहला टिप्स है कि आप सामाजिक विषय में, चूंकि आप जानते हैं कि 4 विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में विभिन्न खंडों में विभाजित है। तो आपको सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको पाठ्यक्रम को की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम को आप भली भांति समझ लें कि किस विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ाया गया है, और उसे आप पूरी तरह से रिवीजन कर लें, उसकी क्या कर लें, आप पुनरावृत्ति कर लें। वहीं दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय में विभिन्न पृष्ठों पर जो बॉक्स में सूचनाएं दी होती हैं, बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का अध्ययन अवश्य करें। आप देखते होंगे कि आपके अध्याय में पढ़ाए जाते समय अध्याय में से कुछ अंश काट कर छोटे से बॉक्स बनाया जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यह पहला चैप्टर आपका है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरह से जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपके लिए नए होते हैं या जिन्हें एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है, जिसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ आया निरंकुशवाद, तो आप देखेंगे कि इसको एक नए बॉक्स में निरंकुशवाद की परिभाषा, वह क्या चीज है निरंकुशवाद को स्पष्ट किया गया है। तो आपको ऐसे बॉक्स में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं आपके किताब में, उसे आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि वह प्रमुखता से उसे आपको हाईलाइट करने के लिए दिया गया है, ताकि उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लें। तो आपको यह ध्यान देना है कि जितनी भी चीज़ें बॉक्स में लिखी हैं उसे आपको छोड़ना नहीं है, उस विषय वस्तु को अवश्य ही आपको अध्ययन करना है। अगला जो पॉइंट है कि प्रत्येक अध्याय के प्रकरण अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उनके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे कि परीक्षा के समय में आसानी से आप उसे दोहरा सके। होता क्या है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं या जब आप पढ़ते हैं तो प्रत्येक अध्याय से या इम्पॉर्टेंट जो है उसके मुख्य बिंदुओं को आप एक अलग कॉपी में लिखते जाते हैं, क्योंकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। आप पूरे चैप्टर को, पूरे किताब को एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपने इम्पॉर्टेंट छांटा है, जो मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपने छांटा है, अगर उसे अलग आपने किया है तो परीक्षा में बहुत जल्दी से सारी चीज़ों को पढ़ लेने में आसानी होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी अध्याय का या प्रकरण का या किसी भी कॉन्सेप्ट की जब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो उनके मुख्य बिंदुओं को क्या करें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें, ताकि उसे आप आसानी से दोहरा सकें। अगला जो पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण टॉपिक से संबंधित जो आरेख हैं, चित्र हैं, ग्राफ हैं आदि को भली भांति समझकर अध्ययन करें, तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथा आवश्यक हो तो उसका प्रयोग करें। आप जानते हैं कि अधिक अंक अगर आपको अर्जित करना है तो अवश्य ही आप लिखने के साथ साथ अगर आपको कहीं आलेख की जरूरत पड़ती है, कहीं चित्र की जरूरत पड़ती है, या कहीं किसी भी चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए, उसकी व्याख्या के लिए ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अवश्य ही उस ग्राफ को वहां प्रदर्शित करें, वहां बनाएं, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ें, अपनी पाठ्य पुस्तक में जब आप पढ़ रहे हैं, अपनी नोटबुक में पढ़ रहे हैं, तो उन आरेखों को, चित्रों को और ग्राफों को भली प्रकार समझें, और समझने के बाद आप उस चीज को का प्रैक्टिस कर लें, उसका अभ्यास कर लें, ताकि आप एग्जाम में आसानी से उसे प्रस्तुत कर सकें।
अगला पॉइंट है इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उसको लिखकर अभ्यास करें। जब इतिहास आप पढ़ रहे हो, चूंकि आपको बताया गया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 विषय सम्मिलित होते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, तो इन उप विषयों में इतिहास एक ऐसा विषय है जो घटनाओं, दिनांकित घटनाओं पर अंकित होते हैं। तो आप जब इतिहास का अध्ययन करें तो इस तरह के ऐतिहासिक घटनाओं को एसोसिएट करें, क्रम से जोड़ें कि किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई है। जैसे उदाहरण के रूप में जब आप नक्शे का अध्ययन करते हैं तो हम एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है, जो सत्र हुए हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करें कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो अगर 1885 आप देख रहे हैं तो फिर 1885 के बाद दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ। तो इस तरह से जो दिनांकित घटनाएं हैं उसको आप सह संबंधित करते चलें, एक दूसरे से जोड़ते हुए समझें। और इस तरह से जब आप समझेंगे तो आपके लिए इन ऐतिहासिक घटनाओं को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा और चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, जिससे आपको एग्जाम में उन चीज़ों को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो दूसरा टिप्स है, अर्थशास्त्र तथा भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्योंकि आप जानते हैं अर्थशास्त्र चूंकि विभिन्न तरह के इनमें आंकड़े, आर्थिक आंकड़े विभिन्न तरह के दिए रहते हैं, भूगोल में कुछ सांख्यिकीय गणनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से अर्थशास्त्र और भूगोल में जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक, यानी कि अगर आवश्यकता है कि किसी प्रश्न में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे आंकड़ों की ज़रूरत है या किसी ग्राफ की ज़रूरत है, तो आप अवश्य ही उस प्रश्न के जगह पर आप यथास्थान आंकड़ों का प्रयोग करें, जो प्रश्न के उत्तर को और प्रभावशाली बनाता है, जिसका परिणाम होता है कि आप जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। वहीं हम अगला पॉइंट देखें तो इतिहास एवं भूगोल में निर्धारित मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनका अधिक से अधिक आप अभ्यास करें। आपको बताएं कि अब की बार जो आपका मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर में 10 नंबर के मानचित्र वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसका बहुत ही लाभ आपको आपके नंबर गेन करने में मिलने वाला है। क्योंकि 10 नंबर अगर आप मानचित्र का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पर यह मानचित्र वाले प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वह राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हो, अच्छी तरह से आपको यह समझाया गया है इस चैनल पर। और अगर या तो फिर स्वतंत्रता संग्राम जो अलग अलग जगहों पे हुआ है, तो इस तरह से मानचित्र संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वह वीडियो के माध्यम से आपको समझाए गए हैं। आप उन प्रश्नों को, उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपने पास ऐसे रेखांकित जो मानचित्र है उसको लेकर बैठें और उसी के साथ साथ उसका अभ्यास करें, जिससे आपका यह 10 नंबर पक्का हो सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। यानी कि जब भी आप मानचित्र वाला प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें जो चिन्ह प्रदर्शित किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि इसके लिए विभिन्न तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जब भी नक्शे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो चिन्ह और नाम द्वारा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डल झील अगर प्रदर्शित करना है तो उसके लिए एक निश्चित क्या करना है, ऐसे निशान बनाना है। बांध, टिहरी बांध अगर दिखाना है तो इस तरह का, किसी नदी को दिखा रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाना है, आप देख सकते हैं। और बांध को दिखाना है तो इस तरह से आप जब भी भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्न हल कर रहे हो तो उन्हें क्या करें, आप चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करें, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। वहीं अगला जो सुझाव है वो ये देखें, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आप प्रश्न पत्र में वर्णात्मक भाग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय
प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति और आवश्यकता अनुसार, यानी अगर प्रश्न की जरूरत पड़ रही है, प्रश्न विस्तृत है या लघुत्तरी ही है, अगर उसमें फ्लो चार्ट की आवश्यकता पड़ रही है या किसी भी वर्गीकरण को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप अवश्य ही उसे प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए आपको बताया जा सकता है कि आपने पढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों को किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है, इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, आप लिखने के साथ साथ फ्लो चार्ट भी बनाएं, जिससे बहुत ही आसानी से एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाता है कि छात्र क्या बताना चाह रहा है, किस तरह से स्पष्ट करना चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से फ्लो चार्ट बनाया गया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में 3 डिवाइडेशन किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या कृषि आता है, मत्स्य, खनन। इस तरह से आप जब फ्लो चार्ट के द्वारा किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वह प्रश्न प्रभावशाली होता है और आपको अधिक अंक दिलाने में सहायता करता है, मदद करता है। अगला जो सुझाव है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चिन्हों, चित्रों और आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपके उत्तर अधिक से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हमने पहले भी बताया कि जब भी आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों तो वहां पर ध्यान रखें कि अगर कहीं नामांकित चिन्ह लगाना हो उसको लगाएं, आप कहीं रेखा चित्र बनाना है आपको रेखा चित्र बनाएं, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार के आंकड़े आपको प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं अर्थशास्त्र या भूगोल में, तो आप यथा स्थान उस आंकड़ों को जरूर प्रस्तुत करें, जिससे कि आपका उत्तर प्रभावशाली होगा, जो आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने में सफलता हासिल करेगा। अगला जो टॉपिक है, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें और पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करें। ये हमेशा बार बार आपसे हम बता रहे हैं कि जब भी आप प्रश्न हल करें तो किस तरह के प्रश्न है, लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, अति लघु उत्तरी है, और उनकी शब्दों की क्या सीमा है, उस सीमा के आधार पर ही आप प्रश्नों का उत्तर दें। आवश्यकता से अधिक नहीं लिखें, न तो आवश्यकता से कम लिखें, और साथ ही साथ आप समय का विशेष ध्यान रखें कि आप निर्धारित समय में सभी प्रश्नों को हल कर लें, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। और अंत में आप देखेंगे कि प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है आप उसी का उत्तर लिखें। ध्यान दें कि कोई भी प्रश्न अगर नहीं समझ में आता है तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें, और प्रश्न की प्रकृति को समझने के बाद ही आप उसका उत्तर दें। आप जल्दबाजी में, ऐसा ना हो कि आप प्रश्न पढ़ने में आपकी से चूक हो जाए और आप प्रश्न कुछ पूछ रहा है और आप कुछ लिख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें कि प्रश्न को अच्छी तरह से समझें, तभी आप उसका जवाब दें। तो यह हैं कुछ टिप्स जिससे आप सामाजिक विज्ञान विषय में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह कुछ टिप्स जो आप फॉलो करके अधिक अंक लाने में सफल होंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हाई स्कूल में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हों। धन्यवाद।